ओके जी, बस बात है नहीं हाँ। वीकेंड पे क्लास रखने से पहले यही होता है, कोई जल्दियत है कोई बात नहीं आते, ठीक है हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बायोकेम में कल हम पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर विद क्रोमोसोम, ठीक है। जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है डिसऑर्डर के साथ, उसमें दो तीन चीजें रहती थी, ठीक है। यहाँ पे सेम टेबल के साथ आप लोगों ने देखना है, देखे यहाँ पे क्रोमोसोम लेके वही सेम टेबल है, ठीक है, दूसरा ड्रा ना करें। क्रोमोसोम और यहाँ पे डिसऑर्डर, ठीक है। उसमें अगर मेन मेन चीजें हम रिपीट करें तो उसमें क्रोमोसोम 3 हमने पढ़ा था। उसमें वॉन हेपर लेंडाउ जीन है विच कैन काज रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्रोमोसोम क्रायोडुचेट सिंड्रोम कराता है। सेवंथ नंबर स्टार है, वेरी इंपोर्टेंट, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस कराता है। क्रोमोसोम नंबर 11 बीटा थैलेसीमिया है। क्रोमोसोम 13 के ऊपर पटाव सिंड्रोम है, ठीक है। फिर क्या है, विल्सन डिजीज है, और वेरी गुड, ठीक है। 15 नंबर क्रोमोसोम पे मार्फल सिंड्रोम है, उसमें फिब्रिलिन जीन डिफेक्ट होता है। 15 क्रोमोसोम पे ब्राडर वेलाय सिंड्रोम है और एंजलमैन सिंड्रोम है, ठीक है। और क्रोमोसोम यहाँ तक पढ़ा था, ओके। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम 16 के बारे में कि क्रोमोसोम 16 के ऊपर क्या होता है। तो रिमेंबर, क्रोमोसोम 16 के ऊपर ऐसे जीन्स होते हैं, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए या डिफेक्ट आ जाए तो पेशेंट विल हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया। एक्चुअली थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया। वी कैन डिवाइड थैलेसीमिया इनटू टू टाइप्स, बीटा एंड अल्फा थैलेसीमिया। इफ द क्वेश्चन कम इन द एग्जाम कि बीटा थैलेसीमिया का क्रोमोसोमल डिफेक्ट क्या है, वो 11 है, लेकिन अल्फा थैलेसीमिया का 16 होता है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखे क्रोमोसोम 18। क्रोमोसोम 18 अगर इम्पोर्टेंट है तो वो एक ट्राइसोमी के लिए है, विच इज कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम। तुम क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। देखे कल के जो लेक्चर में स्टूडेंट्स मौजूद थे उसको तो पता है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स याद रखे कि क्रोमोसोम 16 के ऊपर ऐसे जीन्स होते हैं कि वो अल्फा थैलेसीमिया को प्रिवेंट करते हैं। हम कहते हैं कि उन जीन के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाए, तो उस पेशेंट में किसका चांस होगा, अल्फा थैलेसीमिया। क्रोमोसोम 18 इस तरह पेयर में होता है, मतलब एवरी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेयर। लेकिन अगर दो की बजाय इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, वे दो से कितने बन जाएंगे, तीन। 3 क्रोमोसोम इन अ सिंगल पेयर इज कॉल्ड ट्राइसोमी। तो क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। और अगर क्रोमोसोम 18 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, ट्राइसोमी हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, अगर 21 की हम बात करें, क्रोमोसोम 21, इस पे भी अगर दो की बजाय एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। इसको क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, so that is called Down syndrome। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रोमोसोम 22। क्रोमोसोम 22 के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, अगर उसमें डिफेक्ट आ जाए दैट इज कॉल्ड डाइजॉर सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं, डाइजॉर सिंड्रोम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजॉर सिंड्रोम हम आगे इम्यूनोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन डाइजॉर सिंड्रोम के बारे में याद रखें, इट इज अ जेनेटिक या कंजेनिटल प्रॉब्लम वेयर द जेनेटिक म्यूटेशन प्राइमरी लाइज ऑन विच पेयर, क्रोमोसोम 22। डिजार सिंड्रोम के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, उसकी जो क्लिनिकल फीचर है वो आप लोगों ने केज निमोनिया के साथ याद रखना है, CATCH, केज। केज के अंदर इस C स्टैंड फॉर कार्डियक डिफेक्ट। इन बच्चों के अंदर क्या होते हैं, कार्डियक डिफेक्ट, मतलब हार्ट के अंदर इन बच्चों में प्रॉब्लम होते हैं, लाइक PhD और AHD। एनी डिफेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट बाई बर्थ। जिस तरह हम कहते हैं कि यार इस बच्चे के बाई बर्थ पैदाइशी तौर पर दिल में सुराख है, तो सुराख का मतलब या तो वो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। तो VSD स्टैंड फॉर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट और ASD स्टैंड फॉर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो इस डिजार सिंड्रोम बच्चों के अंदर जब क्रोमोसोम 22 का मसला होता है तो उनमें एक कार्डियक डिफेक्ट होते हैं, बच्चों के अंदर बाई बर्थ हार्ट के मसले होते हैं। ए स्टैंड फॉर एबनॉर्मल फेसेस। इन बच्चों की जो लुक है, फेशियल अपीयरेंस है, दैट इज एबनॉर्मल। टी फॉर थाइमस एब्सेंट। इन बच्चों में क्या एब्सेंट होता है, थाइमस, मतलब जो थाइमस ग्लैंड है वो एब्सेंट होता है। थाइमस इज द ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक एरिया व्हिच हेल्प इन टी सेल मैच्योरेशन। ये किस में काम करते हैं, टी सेल। अगर थाइमस नहीं है, टी सेल मैच्योरेशन नहीं होगी,
तो इस पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक होती है। क्लियर? वीक मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज। फिर सी का मतलब क्लेफ्ट पैलेट, इन बच्चों में क्या होता है? क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। और क्लेफ्ट पैलेट के साथ साथ आखिर में एच आता है, एच स्टैंड फॉर हाइपोकैल्सीमिया। क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया। डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज कॉल्ड ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अगर देखें इस स्टेज पे आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि द ओनली हार्मोन विच मेंटेन कैल्शियम इन द ब्लड इज कॉल्ड पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। वो कौन सा है? पैराथायराइड हार्मोन। ये हार्मोन आप लोगों ने नाम सुना होगा, पैराथायराइड हार्मोन। ये जिस ग्लैंड से आता है उसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। मतलब नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड होते हैं, उन थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, और वो क्या सिक्रीट करते हैं? पीटीएच। इस पीटीएच का काम ये है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है तो उसको क्या करना? इंक्रीज करना। तो लो कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ाना ये किस हार्मोन का काम है? पीटीएच का काम। और जो पीटीएच है अगर ये बॉडी में ना रहा, इसका मतलब ये है इफ दिस पीटीएच इज एब्सेंट इन द बॉडी, तो फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम का मिकदार क्या रहेगा? कम रहेगा। तो डिजार सिंड्रोम बच्चों के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनते। When there is no parathyroid gland, there will be नो पीटीएच। अगर पीटीएच नहीं होगा तो ब्लड कैल्शियम क्या रहेंगे? कम। देयरफॉर दीस बेबीज कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाई हाइपोकैल्सीमिया इज प्रेजेंट इन डिजार सिंड्रोम, एब्सेंस ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, इन बच्चों के अंदर क्या नहीं बनते? पैराथायराइड ग्लैंड। एंड इफ देयर इज नो पैराथायराइड ग्लैंड देयर विल बी नो पीटीएच रिलीज। और अगर पीटीएच नहीं है तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है वो क्या रहेगी? वो कम रहेगी। ये बातें समझ गए कि नहीं? फिर से सुन लें। ट्रेकिया इज अ वेंट पाइप। ट्रेकिया एक पाइप है जिसके अंदर ऑक्सीजन नीचे जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ट्रेकिया के दोनों साइड पे थायराइड ग्लैंड हैं, लेकिन उन थायराइड के पीछे क्या होता है? पैराथायराइड। और जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो क्या हार्मोन सिक्रीट करते हैं? पीटीएच। इस पीटीएच का काम यह है कि इट विल इंक्रीज लो कैल्शियम ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर जब भी कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है तो उसको एलिवेट करना किसका काम है? पीटीएच। डिजार सिंड्रोम में जब क्रोमोसोमल 22 डिफेक्ट होता है तो उसके अंदर बच्चों में पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनते। जब पैराथायराइड नहीं होंगे तो पीटीएच रिलीज नहीं होगी। जब ये नहीं होगा तो ब्लड कैल्शियम हमेशा क्या रहेंगे? कम रहेंगे। और जब कैल्शियम की मिकदार ब्लड में कम रहेगी तो फिर ये सीवियर स्पाज्म ऑफ द हैंड मसल, सीवियर स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब कंट्रैक्शन ऑफ हैंड मसल, हमारे हाथ के जो मसल है उसकी सीवियर कंट्रैक्शन हो जाती है, जिसको हम टेटनी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ टेटनी। तो डिजार सिंड्रोम पेशेंट आल्सो डेवलप टेटनी। व्हाट इज टेटनी? टेटनी इज नथिंग but it is severe contraction of the head muscle. The reason behind that is hypocalcemia. वो hypocalcemia होता है, ठीक है जी। तो एक्चुअली these are the chromosomal defects। ये कल रहते थे उस टेबल के अंदर, आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। अभी तक जितने भी क्रोमोसोम विद डिसऑर्डर पड़े हैं इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग को बताएंगे कि क्रोमोसोम 15 है उसमें फिब्रिलिन जीन है, ये क्या कराता है? क्रोमोसोम 18 है इस पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आए हैं, ये कौन सा सिंड्रोम कराता है? इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज ये जो टेबल हमने बनाया है कल वाला और आज वाला, इसको आप लोगों ने बार बार रिपीट करना है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसके बाद हम आज जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज। तो हेडिंग दे दे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेंट बाय फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म? हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। आप लोगों में से पता नहीं कल किसका पेपर था, लेकिन कोई लड़की थी, ठीक है, उसने मुझे कल क्वेश्चन सेंड किए थे उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उस फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के 4 क्वेश्चन थे उसमें, और मैंने बताया भी था कि कल हम पढ़ेंगे, लेकिन हम मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म और गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको आप लोगों ने याद रखना है और इसका एक तरीका है वो आप लोगों ने समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है कि फ्रुक्टोज क्या है। इट इज मोनोसेकेराइड। ये क्या है? मोनोसेकेराइड। तो यहाँ पे लिखे इट इज मोनोसेकेराइड। इसका मतलब ये है कि फ्रुक्टोज इज द
simplest carbohydrate. It is simplest carbohydrate. Simplest carbohydrate. Actually carbohydrate is sugar. ये शुगर ही है, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो या तो फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है, ठीक है। लेकिन अगर हम दो दो मोनोसेकेराइड को कंबाइन करें तो उसको डाइसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई। फिर अगर दो से ज्यादा करें तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का वो फॉर्म है जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं करते, तो ये कौन सा फॉर्म होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें एमसीक्यूज में याद रखें, फ्रुक्टोज की अगर हम केमिकल फार्मूला को देखें दैट इज C6H12O6। ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है कि नहीं? तो ग्लूकोज इज आल्सो C6H12O6। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज इसका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपस में क्या है? डिफरेंट है। इस वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर थे। क्या है? आइसोमर। ए से दो मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? डिफरेंट, इसको हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि इट्स स्ट्रक्चर कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब इसका आप लोग आगे इसके इंपोर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप का फायदा क्या है? तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चार चीजें याद रखनी है। एवरीबॉडी लिसन। नंबर 1, व्हाट इज फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज इज मोनोसेकेराइड एंड दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। और आखिरी बात यह है कि अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें लेके सोर्सेस, ये किस फूड के अंदर होता है? फ्रुक्टोज कौन कौन से फूड में होता है? तो लेके सोर्सेस। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फ्रुक्टोज? नंबर 1, फ्रुक्टोज इज हाईली प्रेजेंट इन द फ्रूट जूसेस। मतलब जितनी भी फ्रूट जूसेस होती है उसके अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। क्लियर है? तो एनी काइंड ऑफ फ्रूट, इसमें बनाना शेक से, मैंगो शेक से, जो भी फ्रूट है उसके अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। देखिए इसमें एफ है फ्रूट, ठीक है। तो फ्रुक्टोज फ्रूट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखें इस वाटरमेलन, ठीक है। ये वाटरमेलन के अंदर, ये तरबूज के अंदर जो होता है, वाटरमेलन के अंदर लॉट ऑफ क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट इसमें लेके जो बनाना से, बनाना ये रिच सोर्स नहीं है, इसमें बहुत कम मिकदार में होता है लेकिन फिर भी इट कंटेन अ बिट फ्रुक्टोज। नेक्स्ट आप लोग इसमें लेके वाटर, ठीक है। तो फ्रूट जूसेस और वाटरमेलन इसके अंदर क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर ये फ्लूइड, देखे कि ऐसे फ्रूट है इसको जब हम खाते हैं तो इट कंटेन फ्लूइड, और फ्लूइड जहां पे भी होते हैं कंटेन लॉट ऑफ फ्रुक्टोज। अगर रिचेस्ट सोर्स आ जाए कि ऐसा सोर्स बताए जिसमें 90+% फ्रुक्टोज होता है दैट इज हनी, वो किसके अंदर है? हनी के अंदर होता है। ये आप लोग स्टार करें तो हनी कंटेन, जो शहद है इट कंटेन मोर देन 90% फ्रुक्टोज। ये सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, ठीक है जी। फ्रुक्टोज फ्रूट के अंदर बहुत ज्यादा होता है, वेजिटेबल के अंदर इसका रेशो कम होता है। तो वेजिटेबल कंटेन वेरी लेस फ्रुक्टोज बट फ्रूट कंटेन हाई एबंडेंट फ्रुक्टोज, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज एब्जॉर्ब थ्रू डैश, एब्जॉर्ब थ्रू डैश। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर हम फ्रुक्टोज को खाए फूड के जरिए, हम बाहर से फ्रुक्टोज ले ले तो देखें इसमें क्या होता है कि व्हेन वी टेक फ्रुक्टोज तो वो लेने के बाद ये एसोफेगस में जाएगी, एसोफेगस के बाद ये स्टमक में जाएगी। कहाँ पे? स्टमक। और स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगी। अब इंटेस्टाइन से इसमें एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना है। अब मुख्तलिफ फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म से होती है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। जो डिफ्यूजन है ये पैसिव मूवमेंट है। क्या है? पैसिव। ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर मॉलिक्यूल की मूवमेंट पे एनर्जी ना लगे वो क्या है? पैसिव है। और एक होते एक्टिव, एक्टिव का मतलब जिसपे एनर्जी लगे।
देखिए अगर हम इस मार्कर को ऊपर से छोड़े और वो नीचे जाए तो ये क्या है, पैसिव। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर फेंके तो ये क्या है, एक्टिव है। अब क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन का वर्ड जब भी आ जाए एग्जाम के अंदर इट इज ऑलवेज पैसिव। ये क्या होता है, पैसिव। इसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं लगती। अब जो डिफ्यूजन है इसके दो तरीके हैं। एक होते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल डिफ्यूजन। अनदर इज facilitated diffusion, facilitated diffusion, ये नाम सुना है क्या नहीं? Okay, anyone in the class can tell me the difference between simple diffusion and facilitated diffusion? हाँ, आप बताएं। Okay, बस नेक्स्ट। हाँ जी, शाबाश। हाँ, ओके नेक्स्ट, शाबाश, कमेंट करें। What is the difference between simple diffusion and facilitated diffusion? यही तो गलत है। जब भी द वर्ड डिफ्यूजन कम इट मीन इस पे कोई किस्म की एनर्जी नहीं लगेगी। हाँ बताएं। ओके, हाँ अब बताएं शाबाश, डिफरेंस क्या है? ये पता है, ये एमबीबीएस के अंदर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का कंसेप्ट है। और माशाल्लाह फोर्थ ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, ठीक है ना, सही है ना, कल को इंशाल्लाह टूल पहनेंगे कि ग्रेजुएट हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ, नुमान बताए। हाँ अमाद बताए, अमाद। अब देखे, ये वर्ड सीख ले। अगर मॉलिक्यूल है वो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाए तो तो सिंपल क्या है, डिफ्यूजन है। अब अगर एक मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ जा रहा है लेकिन खुद मूव कर रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, दैट शुड बी सिंपल डिफ्यूजन। उस सपोर्ट का मतलब क्या है कि कभी कभार जो मॉलिक्यूल है वो हायर से लो की तरफ आते हैं, उस पर एनर्जी नहीं लगती, लेकिन उस मॉलिक्यूल को सिर्फ नीचे लाने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, कैरियर प्रोटीन। तो ऐसा डिफ्यूजन जिसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाए लेकिन उसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़े तो उसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल which is facilitated by carrier protein in the movement that should be facilitated diffusion। लेकिन चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें दोनों पे एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि दोनों किसकी टाइप से, डिफ्यूजन। तो दोनों पैसिव मूवमेंट है, एक्टिव कोई नहीं है। लेकिन इसका डेफिनेशन ये है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन दैट शुड बी नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन ये along with very good carrier protein that should be facilitated diffusion। बात समझ गए क्या नहीं? अब क्वेश्चन ये है कि जब हम हनी लेते हैं या वाटर मेलन लेते हैं या फ्रूट जूसेस पीते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अबंडेंट क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। तो जब ये इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन से इसने ब्लड में जाना है। अब आपने फूड खाया है, फूड में आपने बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज दिया है, तो इंटेस्टाइन के अंदर फ्रुक्टोज का लेवल एज कंपेयर टू द ब्लड क्या है, ज्यादा। ये अब इंटेस्टाइन से हाई रीजन से किधर जाएगा, लोअर की तरफ। तो इंटेस्टाइन से कोई भी फूड पार्टिकल अगर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाए तो उसके एब्जॉर्प्शन चाहिए, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो इंटेस्टाइन की जो वेलाए है उसको डायरेक्ट अलो ब्लड में नहीं करती, उसके साथ जरूर एक क्या चीज मिलेगी, कैरियर प्रोटीन। तो हम कहेंगे अगर एग्जाम में आ जाए कि हनी लेने के बाद अगर किसी बंदे की फ्रुक्टोज अब्जॉर्प्शन होती है तो वो डिफ्यूजन के जरिए होगी, लेकिन किस डिफ्यूजन के जरिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। अगर दूसरी साइड से आप स्वीट ले लें तो स्वीट के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज जब इंटेस्टाइन से ब्लड में जाती है तो उसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत तो नहीं होती। तो हम कहते हैं ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन जो फ्रुक्टोज है उसकी अब्जॉर्प्शन किसके जरिए होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए इसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। तो देखें, अब हमने फर्स्ट ईयर में जब हमें ये पढ़ाया गया तो हमें कैसे याद था कि फैसिलिटेटेड के अंदर पहला वर्ड एफ है और एफ फॉर ऑफ फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज के भी आता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, तो आप लोगों को लॉन्ग लाइफ ये इंशाल्लाह याद रहेगी, ठीक है।
इसमें आप लोगों ने जो मेंशन करना है वो ये है कि इट्स मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय या अकर इन, अगर हम फ्रक्टोज ले लें फूड के अंदर, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आए तो हमें ब्लड के अंदर इससे एनर्जी लेगी, लेकिन एनर्जी ये हमें तब देगी जब इसकी हमें क्या मिलेगी, मेटाबॉलिज्म। तो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर कि फ्रक्टोज विल गिव एनर्जी आफ्टर मेटाबॉलिज्म। अब इसकी मेटाबॉलिज्म होती कहाँ पे है, लीवर के अंदर। कहाँ होती है, लीवर के अंदर। तो जो लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट है या सीरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट है उसके अंदर फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो आफ्टर फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इन द लीवर इट विल गिव अस एनर्जी, तो हमें क्या देगी, एनर्जी। और यहाँ पे नेक्स्ट देखे द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी स्पर्म मोटिलिटी, ये एमसीक्यू है, ठीक है। स्पर्म मोटिलिटी देखे वी डिस्कस दैट स्पर्म के लिए फ्लैजेला का होना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर दी ejaculation the sperm has to reach from vagina up to fallopian tube, और ये सबको पता है कि यूनियन ऑफ मेल sperm with female ovum is called of fertilization। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। तो स्पर्म के लिए मूव करना ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभार कुछ लोग आते हैं इनफर्टिलिटी में, उसकी हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो स्पर्म काउंट ठीक होता है, लेकिन स्पर्म मोटिलिटी का इशू होता है। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं है तो वो ओवम तक नहीं पहुंचेंगे। अब स्पर्म को असेंड अप जाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, और स्पर्म को 80% एनर्जी प्रोवाइड करने की जो सोर्स है दैट इज आल्सो फ्रक्टोज। वो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो दो एमसीक्यूज आप लोगों ने यहाँ से गेट करने देखे। अगर एग्जाम में इस तरह आ जाए व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन एक्टिविटी, वो ग्लूकोज है। ब्रेन को काम करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, लेकिन स्पर्म मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब 2-3 पॉइंट मैं बार बार रिपीट करता हूँ। नंबर 1, फ्रक्टोज अगर हमें किसी भी फूड से मिल जाए तो जब ये इंटेस्टाइन में आता है तो उसको ब्लड में ले जाने के लिए कौन सा डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें फ्रक्टोज को ब्लड तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होगी, कैरियर प्रोटीन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रक्टोज एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसको हम फर्दर सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं करते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसका फार्मूला C6H12O6 है, और इसकी स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फ्रक्टोज से हमें क्या मिलेगी, इट कैन प्रोवाइड अस एनर्जी, लेकिन जो स्पर्म मोटिलिटी है मेल के अंदर उसकी जो 80% एनर्जी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, फ्रक्टोज पे करती है। अब हमने फूड में फ्रक्टोज का आया, इंटेस्टाइन के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में आया। अब ब्लड से ये फिर लीवर में जाएगा, किधर, लीवर में, और लीवर में इसकी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म। तो अब हेडिंग देंगे मेटाबॉलिज्म। इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है। तो व्हेन फ्रक्टोज रीचेस टू द लीवर, तो फिर इसकी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेटाबॉलिज्म टेक्निक। अब लीवर के जो सेल है इट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट, उसके अंदर फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म होगी। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म लीवर में किस तरह होती है। तो लेके मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि साइट देखिए, साइट, अब साइट में याद रखना है दैट इज लीवर, और लीवर के अंदर जिस सेल में ये होगी दैट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट। हेपेटो इज द वर्ड यूज्ड फॉर लीवर, साइट मींस सेल, द सेल फ्रॉम व्हिच लीवर इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट, ठीक है। अब देखें जब हम फ्रुक्टोज लेते हैं तो ब्लड के जरिए व्हेन फ्रुक्टोज रीचेस इनटू द लीवर, अब ये ब्लड से लीवर के अंदर क्या चीज आ चुकी है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, C6, ठीक है। C6 का मतलब ये कितने कार्बन से बना होता है, 6 कार्बन से, ठीक है। जब ये फ्रुक्टोज लीवर में आता है तो इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, ठीक है। अब बायोकेम के अंदर हम थोड़ा बहुत डिटेल में जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर याद रखें जिस वर्ड के आखिर में एज आता है, एज मीन एंजाइम, एज का मतलब क्या है, एंजाइम। अब जिस एंजाइम में आखिरी वर्ड क्या है, काइनेज, काइनेज का मतलब ये ऐसा एंजाइम है
ये किसी भी दूसरे सब्सटेंस को क्या चीज ऐड करेगा, फॉस्फेट। एक होते हैं फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज वो एंजाइम है जो फॉस्फेट रिमूव करता है, लेकिन काइनेज वो एंजाइम है जो किसी चीज को फॉस्फेट ऐड करता है। तो इसके में कुछ एक्सेप्शन हैं, लेकिन फॉर द इजीनेस, अगर फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज को मैंने बाहर से क्या ऐड करना है, फॉस्फेट, तो उस एंजाइम के आखिर में जो वर्ड आएगा दैट शुड बी काइनेज। ग्लूकोज को भी, चाहे कोई भी कंपाउंड है बायोकेम के अंदर जिसको हमने फॉस्फेट ऐड करना हो, तो उसके आखिर में क्या आएगा, काइनेज आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखे मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जब फ्रुक्टोज लीवर में पहुंच जाता है उससे ये बन जाता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। अब इसका मतलब ये है, पी का मतलब, पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट, पी का मतलब क्या है, फॉस्फेट। इसका मतलब ये बन गया कि जब फ्रुक्टोज लीवर में एंटर होता है, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। अब लिखना बंद करें, हाँ 1 मिनट इधर फोकस करें। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए फ्रुक्टोज आया था और फ्रुक्टोज की शक्ल में ही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसके 1 नंबर कार्बन पे क्या चीज अटैच हुआ है, फॉस्फेट अटैच हुआ है। बात समझ गए क्या नहीं। तो फ्रुक्टोज सिंपल से ये नाम क्या बन गया है, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। अब मुझे ये बताए यहाँ पे एंजाइम होगा क्या नहीं, एंजाइम होगा। इसने फॉस्फेट ऐड किया है कि डिलीट किया है, ऐड किया है, तो एंजाइम में क्या आएगा, काइनेज आएगा। काइनेज तो है, लेकिन किसके साथ ऐड किया है, फ्रुक्टोज के साथ। तो एंजाइम का नाम है फ्रुक्टोकाइनेज। उसका एंजाइम का नाम क्या है, फ्रुक्टोकाइनेज। तो ये रटना नहीं है, थोड़ा सा माइंड इसको सोच के देखे कि फ्रुक्टो मीन ऐसा एंजाइम जो फ्रुक्टोज पे काम करे, उसका नाम क्या है, फ्रुक्टो। और जो इसको फॉस्फेट ऐड करे तो आखिर में क्या आएगा, काइनेज। सो द एंजाइम इन द लिवर which is responsible for addition of phosphate into fructose is called fructokinase। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस फ्रुक्टोकाइनेज में ये फॉस्फेट लिया कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन है। अब लीवर के अंदर यहाँ पे एटीपी होता है, क्या होता है, एटीपी विच इज एनर्जी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी के अंदर कितनी फॉस्फेट है, कबस 3। वेरी गुड। अब ये जो फ्रुक्टोकाइनेज है इससे एक फॉस्फेट निकालता है, क्या करता है, इस एटीपी को ब्रेक करता है ये फ्रुक्टोकाइनेज, और इससे एक फॉस्फेट निकाल कर किसको अटैच करता है, फ्रुक्टोज को। किस नंबर कार्बन पे, 1। इसलिए इसका नाम बनेगा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। लेकिन अब इसमें कितने एटीपी रह गए, 2। ये एटीपी से एडीपी बन जाएगा, फिर इसका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है क्या नहीं। तो देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, when fructose reaches to the liver due to fructokinase activity, it will take 1 phosphate from the ATP and ATP will be converted into ADP। क्लियर है। और जब ये ADP में जाएगा तो ये फॉस्फेट इसने ATP से निकाला है वो फ्रुक्टोज की किस कार्बन को अटैच करेगा, 1। तो फ्रुक्टोज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। क्लियर है क्या नहीं, ये इसका मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे ये जो स्टेप हुआ है इसमें एटीपी बनी है या एटीपी यूज हुई है, इसको हम कहते हैं एटीपी कंजम्पशन स्टेप। इसको हम क्या कहते हैं, एटीपी कंजम्पशन स्टेप इसको हम कहते हैं। क्लियर है। दैट इज कॉल्ड एटीपी कंजम्पशन, क्योंकि इस स्टेप के अंदर एटीपी की क्या हुई है, कंजम्पशन हुई है। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे जब ये स्टेप हो गया तो आगे अब लीवर के अंदर इस फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट से 2 चीजें बनती हैं। कितनी चीजें बनती हैं, 2 चीजें बनती है, आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 1, इससे एक कंपाउंड बनता है, इसका नाम है डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। इसका नाम क्या है, डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है, इससे एक और स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड गैलेसरल्डिहाइड। अब ये सही बायोकेम स्टार्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। अब आप लोगों ने कैसे याद करना है, देखे D for डाई, H for हाइड्रो, A for एसीटोन और P for फॉस्फेट। DHAP स्टैंड फॉर डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। और ये क्या बन गया है, गैलेसरल्डिहाइड बन गया है। अब याद रखना है कि जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है ये बायोकेम में याद रखें कितने कार्बन कंपाउंड है, 3। जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है ये 3 कार्बन से बना होता है, और ये जो गैलेसरल्डिहाइड है ये भी कितने कार्बन से बना होता है, 3 कार्बन से। अब यहाँ पे देखे फ्रुक्टोज कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ये 6 है, और फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट कितना है, हाँ नहीं समझे,
इसका फार्मूला क्या है? इसका मतलब कि इसके अंदर कितने कार्बन है? 6। इसमें कितने हैं? 6। अब 1 कार्बन पे सिर्फ फॉस्फेट अटैच है, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं? 6। अब इसको अगर हम तोड़े, तो इससे अगर 2 चीजें बनेगी तो ये भी 3 होने चाहिए। अगर इसको हम फिर जोड़े तो ऐसे 6 कार्बन आ जाए। तो डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट इज 3 कार्बन, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ का एंजाइम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट है, इस पे कौन सा एंजाइम काम करके इसको कितनी चीजों में कन्वर्ट करेगा? 2 चीजों में। उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज बी। उस एंजाइम का नाम क्या है? एल्डोलेज बी। ये आप लोगों ने अब बाय हार्ट याद रखना है। अब आगे बायोकेम के अंदर कुछ एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, उसका नाम होगा एल्डोज। इसको क्या कहेंगे? एल्डोज। एल्डोज और एल्डोलेज इसमें फर्क है। मतलब एल्डोज सिंपल होता है, वो डिफरेंट जगहों पे काम करता है, लेकिन इस एंजाइम का नाम क्या है? एल्डोलेज है। एल्डोलेज बी इज एंजाइम which help in fructose metabolism, convert fructose 1 phosphate into DHAP end of glyceraldehyde। ठीक है। अब ये 2 चीजें जो बन गई है, इसका आगे पेट क्या है, इसका किस्मत क्या है? ये जो DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड, इन दोनों की बात करता हूँ, ये दोनों जाकर ग्लाइकोलिसिस में हिस्सा लेंगे। किसमें हिस्सा लेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ये हम अलग पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड। ये हमने बताया था ना कि ग्लाइकोलिसिस में किस चीज की ब्रेकडाउन होती है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो वो एक स्टेप में होगी कि मुख्तलिफ कई स्टेप्स में तो ये दोनों ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के स्टेप के अंदर फिट होते हैं। तो मतलब ये है, ये दोनों जाकर किस में हिस्सा लेगी? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हम अलग पढ़ेंगे। और जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो फिर इसके बाद क्या चीज चलेगी? क्रेब्स साइकिल। क्या चीज चलेगी? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमें क्या मिलेगी? एटीपी मिलेगी। और दिस एटीपी इज द एनर्जी। अगर ये एटीपी जनरेट हुई है किस चीज की आने से? फ्रक्टोज। तो फिर मेल के अंदर ये स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करेगी। क्लियर है कि नहीं? अब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म डिस्कस की है, इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि अगर हम हनी ले लें या जूस ले लें, उसमें फ्रक्टोज से हमें एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर फ्रक्टोज इन स्टेप से गुजर के जाए। क्लियर है? अगर लीवर खराब है तो फिर ये स्टेप्स होंगे? नहीं होंगे। तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, लोग गलत क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फ्रक्टोज लेने से बॉडी को तो क्या मिलनी चाहिए? एटीपी। लेकिन फर्स्ट स्टेप के अंदर फ्रक्टोज के आने से हम एटीपी को क्या करते हैं? कंज्यूम। तो हम कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए ये मेन चीज है, हम लगाएंगे कोई चीज तो कमाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल को लगाया है, एक मॉलिक्यूल हमने खर्च की है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने 36 एटीपी देती है। कितना देती है? 36। तो मतलब एक की बजाय हमें कई गुना ज्यादा एटीपी मिलती है। बात समझ गए? तो यहाँ पे एंड में एटीपी प्रोड्यूस हुई है कि कंज्यूम? तो इसको कहते हैं एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेज। क्या कहते हैं? एटीपी प्रोड्यूसिंग। ये तो एटीपी कंजम्पशन स्टेप है, ये एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो देखिए प्लीज मैं आखिर में एक दफा रिपीट करता हूँ। एग्जाम में कोई आप लोगों को ये नहीं कहेगा कि ड्रा द डायग्राम। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएंगे। बात समझ गए कि नहीं? इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन फिर से सुन ले जो न्यू स्टूडेंट है। जब हम हनी लेते हैं शहद, तो शहद के अंदर क्या चीज होती है? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज जब हम लेते हैं इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर ये कहाँ पे पहुंच जाता है? लीवर में। अब लीवर के अंदर इस फ्रक्टोज पे कौन सा एंजाइम काम करता है? फ्रक्टोकाइनेज। इसको कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज बी की मदद से डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट और किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये दोनों फिर रास्ते में जाकर किसका हिस्सा बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के एंड में पायरुविक एसिड बनेगी, और पायरुविक एसिड जाकर किसमें हिस्सा लेगी? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल फिर इसमें, इस क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH पैदा होता है। क्या पैदा होता है? और FADH2। ये नाम सुने कि नहीं? और ये जो NADH2 FADH2 है जो क्रेब्स साइकिल ने हमें दी है, वो फिर किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इस NADH2 और FADH2 से हमें क्या मिलेगी? ATP मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? मैं इसको प्रूव करूंगा आगे के क्लासेस में कि हमें ये ATP किस तरह देती है। ये फिर अलग एक घंटे का लेक्चर है। ठीक है ना? तो फिर जब हम उधर पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, तो उसमें
ग्लिसरेडिहाइड की जिक्र जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें फ्रुक्टोज से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अब ये तो नॉर्मल है, ये सारा क्या है? नॉर्मल। अब इसकी डिसऑर्डर जिक्र आते हैं। डिसऑर्डर क्या है? अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रुक्टोज डिसऑर्डर, देखिए नीचे हेडिंग दे दे फ्रुक्टोज डिसऑर्डर। मैं गारंटी से कहता हूँ इसको रटना नहीं है, थोड़ा सा माइंड बना के इसको सोच ले, एवरीथिंग विल बी इजी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है फ्रुक्टोज डिसऑर्डर में? नंबर 1, एक को हम कहते हैं फ्रुक्टोसीमिया। एक कंडीशन का क्या नाम है? फ्रुक्टोसीमिया। और इस तरह एक लाइन ड्रा करें और नीचे लिखे फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। क्या लिखे? फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये दो कंडीशन इसमें आती है, फ्रुक्टोसीमिया एंड फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। अब इसमें मेन चीज आप लोगों ने क्या याद रखनी है, वो ये है। नंबर 1, फ्रुक्टोसीमिया का मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रुक्टोज इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर फ्रुक्टोज का लेवल क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोसीमिया। इसका मतलब इसमें तो लेके हाई लेवल ऑफ, हाँ जी, फ्रुक्टोज इन ब्लड। ब्लड के अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रुक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रुक्टोसीमिया। और यहाँ पे लेके अ कंडीशन इन विच द पेशेंट डू नॉट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या? फ्रुक्टोज। मतलब वो फ्रुक्टोज अगर लेगा तो उसमें सिम्टम बढ़ जाएंगे। तो इनटॉलरेंस का मतलब नाकाबिले बर्दाश्त। मतलब ये है, ये वो लोग होंगे कि जिसको अगर हम फूड में बाहर से क्या चीज देंगे? फ्रुक्टोज देंगे, तो इनकी सिम्टम मजीद बढ़ती है। मतलब ये फ्रुक्टोज लेना टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसमें वजह क्या है। यहाँ पे लेके डिफेक्ट, इसमें लेके डिफेक्ट, प्लीज अब यहाँ पे लेकर डिफेक्ट। एग्जाम में ये डिफेक्ट याद रखें। और ये भी बता दूं कि एग्जाम के अंदर 100% जो क्वेश्चन आता है वो फ्रुक्टोज किस पे आता है? इंटॉलरेंस पे आता है। अब वो कैसे और क्यों? देखें, अगर कोई बंदा बाहर से हनी ले ले या कोई ऐसा फूड ले ले जिसके अंदर क्या चीज पाई जाती है? फ्रुक्टोज, वो लीवर में आए, लेकिन कुछ लोगों में लीवर के अंदर किस एंजाइम का मसला होता है? फ्रुक्टोकाइनेज। अब प्लीज रिमेंबर, इफ डिफेक्ट लाइज इन विच एंजाइम? फ्रुक्टोकाइनेज। ये बंदा जब ऐसा फूड लेगा जिसके अंदर क्या हो? फ्रुक्टोज, तो वो तो लीवर में जाएगा लेकिन उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। तो एक वक्त आएगा कि लीवर के अंदर इसका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि लीवर मजीद फ्रुक्टोज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर फ्रुक्टोज जब एब्जॉर्ब होंगे तो ब्लड के अंदर इसका लेवल क्या होगा? ज्यादा। द कंडीशन इज कॉल्ड फ्रुक्टोसीमिया। तो फ्रुक्टोसीमिया के अंदर एंजाइमेटिक डिफेक्ट अगर पूछी जाए, आंसर इज फ्रुक्टोकाइनेज। वो फ्रुक्टोकाइनेज है। तो फ्रुक्टोकाइनेज डिफेक्ट विल लीड टू व्हिच कंडीशन? फ्रुक्टोसीमिया। ठीक है, फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी कैन कॉज व्हिच कंडीशन? फ्रुक्टोसीमिया। क्लियर है? अब कोई भी स्टूडेंट क्लास में मुझे ये बताए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज दिस? फ्रुक्टोस्यूरिया। इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, excess leakage of fructose in the urine, that is called fructosuria। अगर ब्लड के अंदर फ्रुक्टोज का लेवल कई गुना बढ़ जाए तो फिर किडनी क्या करेगी? फ्रुक्टोज को किस में खारिज करेगी? यूरिन में। तो इसका मतलब फ्रुक्टोसीमिया के बाद इस पेशेंट के अंदर फ्रुक्टोज कहाँ पे लीक करना शुरू करेंगे? यूरिन में। तो फ्रुक्टोसीमिया जिस बंदे को होता है उसकी यूरिन टेस्ट अगर हम करें उसमें भी फ्रुक्टोज आना शुरू करेंगे। तो फ्रुक्टोसीमिया कैन लीड टू फ्रुक्टोस्यूरिया। क्लियर है? लेकिन इसका एक मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, क्लिनिकल फीचर्स। ये लोग आएंगे कैसे? क्लिनिकल फीचर्स क्या है? जिस बंदे की ब्लड में फ्रुक्टोज का लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो एक्चुअली अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरी तरफ से बॉडी के लिए इतना खतरनाक हो नहीं है। देखे, इंसान की जो बॉडी है इसका एक उसूल है, हमें अल्लाह ने एक उसूल दिया है। वो ये है कि अगर हम कोई चीज खाएं तो उसको मेटाबोलाइज करके उससे हम एनर्जी ले लें, या अगर हम खाए वो हजम ना हो या उसकी मेटाबॉलिज्म ना हो तो उसको एक्सक्रीट करना चाहिए, या चाहे वो स्टूल के जरिए हो चाहे वो यूरिन के जरिए हो। लेकिन अगर इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है कि नहीं? अब फ्रुक्टोज अगर हम लेंगे उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही लेकिन किडनी उसको एक्सक्रीट तो कर रही है कि नहीं? ये बॉडी के लिए गुड साइन है कि बैड है? दैट इज अ गुड साइन। फ्रुक्टोज चाहे, मैं वैसे मिसाल में बता रहा हूँ, अगर किसी को बोरी बेच रहा है ना, एक बोरी, फिर भी उसको कोई सिम्टम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जितना फ्रुक्टोज बढ़ते जाएंगे उतने अमाउंट में किडनी उसको यूरिन में एक्सक्रीट करेगी।
में बज़ाहिरी तौर पे कोई सिम्टम नजर नहीं आते। क्लियर है? अब यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखें, अब आप लोग कहोगे जब तक इंसान पे कोई सिम्टम नजर नहीं आते तब तक वो क्लिनिक विजिट नहीं करता, तो फिर इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? आप लोग नीचे लिखे दिस कंडीशन डायग्नोज एक्सीडेंटली। ये हम क्या डायग्नोज करते हैं? एक्सीडेंटली, अचानक। कैसे? लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं पिछले 3 साल से 4 साल से रेगुलर अपनी ब्रेकफास्ट में हनी का इस्तेमाल करता हूँ। लोग करते हैं कि नहीं? वो हनी लेते हैं, शहद लेते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम शहद लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे हनी लेते हैं और वो कहते हैं कि हम 4 साल 5 साल से ले रहे हैं, लेकिन हमें कोई खास फायदा नहीं है, एनर्जी नहीं मिल रही है। जब हम उसकी फ्रुक्टोकाइनेस सेंसिटिविटी चेक करते तो एब्सेंट होता है। अब वज़ाही तौर पर वो लोग ठीक होते हैं, वो आपको ये भी बताएंगे मैं अपना 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी भी करता हूँ, लेकिन हनी लेने का मुझे ऐसा कोई खास फायदा नजर नहीं आता। तो फिर हमें ये सोच आती है यार हनी के जरिए ये जो फ्रुक्टोज ले रहा है चाहे उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही और उसका यूरिन टेस्ट करें या ब्लड टेस्ट करें तो उसके अंदर हमें किस चीज की लेवल बढ़ेगी? फ्रुक्टोज। तो ब्लड सीरम एंड यूरिन एनालिसिस विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रुक्टोज इन ब्लड, लेकिन बाजारी तौर पर इन लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट में लेके नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर सिम्टम नहीं है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। वजह यह है इसमें तो मेन मसला क्या है? एंजाइम का डिफेक्ट है और एंजाइम को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बस इन पेशेंट को हम बताएंगे कि जेनेटिक होता है। अब कुछ लोगों में इसका कंप्लीट एब्सेंट होती है, कुछ लोगों में पार्शियल एक्टिविटी होती है। जो पार्शियल एक्टिविटी लोग होते हैं अगर वो ज्यादा फ्रुक्टोज ले रहे हैं तो कुछ हद तक वो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन बेस्ट पार्ट इसका ये है कि दीस पीपल आर थ्रू द लाइफ इज एसिम्प्टोमेटिक अनटिल अनलेस देयर इज नो डैमेज टू द किडनी। अगर किसको डैमेज नहीं हो? किडनी को डैमेज नहीं हो। क्लियर है? ओके, शुगर जो हम बात करते हैं शुगर की वो ग्लूकोज है, वो अलग चीज है, लेकिन दैट इज फ्रुक्टोज। ठीक है? ओके, फ्रुक्टोज जो होता है उसके साथ जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, मैं वही बात बता रहा हूँ कि उसके साथ फास्फेट अगर ऐड करे फिर जाकर वो ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा बन सकती है, लेकिन अगर फास्फेट वो ले ही ना तो कैसे आगे जाएगी? ठीक है? वो फिर नहीं जाएगी, बस उसका लेवल फिर या तो ब्लड में बढ़ेगी या यूरिन में बढ़ेगी। आप लोगों को एक पॉइंट आना चाहिए, व्हाट इज द क्लासिकल डिफेक्ट इन फ्रुक्टोसीमिया? आंसर इज फ्रुक्टोकाइनेज। बस दैट्स इट। ठीक है? अगर एग्जाम में आता है एमसीक्यू इसका एंजाइम होता है। ठीक है? अब आते हैं इस कंडीशन की तरफ, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की तरफ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेरे लिए ताकि आप लोग इस पे फोकस करें कि व्हाट इज फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। तो देखें फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये है अगर फ्रुक्टोज कोई बंदा ले और वो लीवर में जाकर फ्रुक्टोकाइनेज के जरिए किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रुक्टोज 1 फास्फेट, लेकिन फ्रुक्टोज 1 फास्फेट आगे ना जा सके बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन एल्डोलेज बी, उस कंडीशन को फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस का सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है व्हाट इज द प्राइमरी डिफेक्ट इन दिस कंडीशन? एल्डोलेज बी एंजाइम। ठीक है? अब यहाँ पे एल्डोलेज बी, अब यहाँ पे लेके एलिवेटेड लेवल। अब अगर हम ब्लड के अंदर चेक करें कि किस चीज की लेवल ज्यादा रहेगी, फ्रुक्टोज हमें ब्लड में ज्यादा मिलेगी या फ्रुक्टोज 1 फास्फेट ज्यादा मिलेगी? फ्रुक्टोज 1 फास्फेट, क्योंकि फ्रुक्टोज तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, लेकिन जो फ्रुक्टोज 1 फास्फेट है ये आगे नहीं जा सकती। तो ब्लड के अंदर अगर हम चेक करें तो किस चीज का लेवल ज्यादा होगी? फ्रुक्टोज 1 फास्फेट। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है क्लिनिकल फीचर। इसकी क्लिनिकल फीचर क्या है? ये एसिम्प्टोमेटिक है क्या सिम्प्टोमेटिक? ये सिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, इसलिए ये लोग मजीद फ्रुक्टोज लेना टॉलरेट नहीं कर सकते इंटॉलरेंस में कहीं से। अगर पूरे क्लास में ये किसी ने बता दिया फर्स्ट ईयर नॉलेज है कि इन लोगों में सिम्टम्स क्यों होते हैं, दैट विल बी ब्रिलियंट आंसर। ठीक है ना? कि फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्यों नजर आ जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। 1 मिनट टाइम देता हूँ, दो बंदे आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, फिर बता दे। 1 मिनट टाइम ले लेता बस, डिस्कस करें सब। फिर से सुन ले, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट अगर ब्लड में बढ़ जाए उस कंडीशन को कहते हैं फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये सिम्प्टोमेटिक है, वरना दोनों का जो मसला है वो किसकी मेटाबॉलिज्म में? फ्रुक्टोज की। वजह क्या है? 1 मिनट टाइम ले ले शाबाश, 1 मिनट टाइम के बाद मिलते हैं शाबाश। अब बंद कर चला यार।
ये कर देगा, ये कर देगा। हाँ हाँ, आंसर क्या है? क्या? ATP। तो अगर ये आ गया ना, ये ATP थोड़ी सी होगी। हाँ ओके फिनिश। हाँ फॉस्फेट इज नेगेटिवली चार्ज। हाँ एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट मैं ये भी कह दूं कि इसकी जो डेंजरस फीचर है इनिशियल, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। इन लोगों में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। और ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्रेन की एनर्जी सोर्स है दैट इज ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम पड़ जाए उस कंडीशन में क्या कहते हैं? हाइपो। तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में दीज पीपल आर लेस अलर्ट। ये क्या होता है? लेस अलर्ट। नंबर 2, दीज पीपल डेवलप डिजीनेस। क्या होता है? डिजीनेस। नंबर 3, वर्टिगो, सर के चक्कर आना। ठीक है, ये सारे के सारे वो सिम्टम है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल किसको कम मिले? ब्रेन को कम मिले। इसका आंसर किसी को पता है? शाबाश, ऑथेंटिक आंसर। ओके हाँ ओके, मैं इसके साथ 20-30% एग्री करता हूँ कि जो किडनी है वो एक्सक्रीट कर सकती है सिंपल फ्रुक्टोज, लेकिन किडनी फ्रुक्टोज 1 फास्फेट को नहीं निकाल सकती। ठीक है ना? तो फ्रुक्टोज अगर बढ़ जाए इस कंडीशन में वो तो किडनी एक्सक्रीट करती रहेगी, तो कोई सिम्टम नहीं होंगे। लेकिन अगर फ्रुक्टोज 1 फास्फेट बढ़ जाए तो वो किडनी से बाहर नहीं निकलेगी, तो बॉडी में रहेगी, इट कैन क्रिएट सिम्टम। एक जिसने वेरी ट्रिक बताई है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग इस टेबल के साथ साइड पे लेके नोट में लेके प्री फास्फेट is required for number 1 gluconeogenesis, glycogenolysis etc. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। ठीक है, अगर ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में। जिसकी शक्ल में? ग्लाइकोजन, और वो भी लीवर करता है। लेकिन अगर हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़े तो हमें ग्लाइकोजन को फिर क्या करना है? तोड़ना है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हम उससे ग्लूकोज लेंगे, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। बस समझ गए कि नहीं? चाहे हम ग्लाइकोजन को तोड़े या ग्लूकोज बनाए, इन दोनों रिएक्शन का काम यह है कि हमें ब्लड के अंदर किस चीज के लेवल को बढ़ा दें? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए, इन दोनों प्रोसेसेस को अचीव करने के लिए बॉडी के पास फ्री क्या होना चाहिए? फास्फेट होना चाहिए। वो क्या करता है? वो जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्री फास्फेट की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर विच प्रोसेस? ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बात समझ गए क्या नहीं? अब इधर आते हैं, अगर किसी बंदे में, ये बात समझना $1 मिलियन की बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर किसी बंदे में ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो फिर फ्रुक्टोज तो आगे नहीं जाएगी ना। जब ये आगे नहीं जाएगी तो एटीपी यूज होगी? नहीं होगी। तो एटीपी के साथ जो फास्फेट है वो तो रहेगी ना। तो अगर वो फास्फेट एटीपी इस एंजाइम को ना दे तो फिर यही फास्फेट जो एटीपी दे रही है वो किस में यूज करेगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। तो इस बंदे में अगरचे फ्रुक्टोज आगे नहीं जाएगी लेकिन ये रिएक्शन तो होगी ना, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो ये बंदा ब्रेन को भी ग्लूकोज मिलेगा, ये ठीक होगा। तो दिस पेशेंट इज ऑलवेज व्हाट? एसिम्प्टोमेटिक। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर फ्रुक्टोकाइनेज है तो फिर इसने फ्री फास्फेट यूज करना है कि नहीं? अब जो फास्फेट इसने एटीपी से निकाली है वो तो उसने अटैच की है। बस समझ गए कि नहीं? तो अगर ये जितना काम करेगा तो ये ज्यादा बनेगा कि कम? ज्यादा बनेगा। लेकिन इसको तो आगे जाना चाहिए। अगर ये नहीं है एंजाइम तो इसका लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा।
और फ्री फास्फेट जो है वो इसके साथ अटैच होता जाएगा। तो इस एक्टिविटी की वजह से फ्री फास्फेट की लेवल बॉडी में कम हो जाएगी। अगर फ्री फास्फेट ना रहा तो ये दोनों रिएक्शन होंगे नहीं, और अगर ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगे तो हमें ग्लूकोज ब्लड में नहीं मिलेगी, विच लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है कि नहीं? तो ये इसमें सबसे बड़ी कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब देखने पर तो वैसे रिएक्शन है, लेकिन इसको समझाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो एक्चुअली अगर फ्रुक्टोकाइनेज काम करे तो उसने एटीपी से फास्फेट लेकर इसके 1 नंबर कार्बन पे अटैच करना है, जैसे सबको पता है ना। तो अगर ये एंजाइम काम करे तो फ्री फास्फेट रहेगा या यूज होगा? यूज होगा। तो जितना ये काम ज्यादा करेगा, अब इधर देखें, इसका काम क्या है? फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करना, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट। ये तो सबकी बिलीफ है कि नहीं? अब फ्रुक्टोज 1 फास्फेट आगे जाएगा नॉर्मल अगर लीवर काम कर रहा है। बात समझ गए कि नहीं? कुछ लोग इधर फोकस नहीं है, हाँ ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कि लीवर जो है वो 2 एंजाइम रखता है इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए, एक फ्रुक्टोकाइनेज है और एक एल्डोलेज भी है। ये कहता है कि मैं अगर एक फ्रुक्टोज को इसमें कन्वर्ट करूं तो इसको चाहिए कि आगे कन्वर्ट हो जाए। ये नॉर्मल है कि नहीं? अब अगर ये एंजाइम काम करे और ये फ्रुक्टोज 1 फास्फेट क्या करे? बनाए, मतलब ये बनाए तो इसका लेवल तो 1 बन गया ना, इसको तो आगे जाना चाहिए, लेकिन मसला किस में है? एल्डोलेज भी। अब ये सोचेगा यार ये मैं बना रहा हूँ और ये आगे नहीं जा रहा, फिर ये सोचेगा कि शायद मैं बहुत कम बना रहा हूँ और उसके एंजाइम के लिए थोड़ा सा क्या चाहिए? ज्यादा। फिर एटीपी की ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा कि कम? बढ़ाएगा। जब एटीपी ब्रेकडाउन बढ़ाएगा तो फास्फेट की लेवल मजीद क्या होगी? यूज होगी। जब वो